गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। हाय। यहाँ की भीड़ वास्तविक भीड़ नहीं है, स्थायी भीड़ नहीं है। ये बस होते हैं कुछ महीनों या सालों के मेहमान। यहाँ हर गली मोहल्ले में गोलगप्पे के ठेले, हर दूसरे कॉर्नर पर शुद्ध भोजनालय आपको सहज में ही देखने को मिलेंगे, जहाँ आपको विभिन्न भाषा, संस्कृति, पहनावे के लोग अपनी करामातों से खुद को या तो जेंटलमैन साबित कर रहे होंगे या छपरी। इन शहरों की भीड़ और चकाचौंध की असलियत अगर जाननी हो तो आप कभी दिवाली से पहले कोटा आइए, जब छात्र छात्राएं अपने अपने गांव शहर लौट जाते हैं और तब बंद हो जाती हैं आधी दुकानें, सुनसान हो जाती हैं सड़कें, बंद हो जाता है कोलाहल और ठहर जाता है शहर। ऐसा शहर जो चल रहा है उन किराएदारों से जो यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, कुछ कोटा में ही रह जाते हैं और कुछ कहीं के नहीं रहते। बहरहाल ये शहर सबका है, सब इस शहर के हैं, सबको अपने में बसा लेते हैं। शहर क्योंकि शहर नहीं देखते रंग, रूप, वेशभूषा, जाति, धर्म, ये नहीं जानते अंतर करना और बढ़ते जाते हैं अनवरत। अपने क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी शहरों में सिर्फ प्रतियोगी छात्रों का अप्रवास नहीं होता, बल्कि सभी तरह के अप्रवासी आते हैं बेहतर जीवन की तलाश में, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए। कुछ शहरों के आकर्षण से तो कुछ पुरानी जगह के प्रति आकर्षण से कुछ पुराने लोग हमेशा यहीं बस जाते हैं तो शहरवासी हो जाते हैं। इसी तरह जीवन को आसान बनाने और कमाने खाने के लिए इन शहरों में हमेशा लोग आते रहते हैं और आते रहेंगे। कितने बजे पड़ता है रात को, चुस्कियाँ लेते हुए अटल ने पूछा। ऐसे बजे बजे तक नहीं पढ़ता हूँ और ऐसे टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ता और पढ़ना नहीं चाहिए। जब तक मन लगता रहे तब तक पढ़ते जाओ। हाँ, कभी अगर मन पढ़ने का ना हो और दिन भर से कुछ पढ़ा भी ना हो तो फिर तो थोड़ा मन मारकर पढ़ लेना ही चाहिए। अटल अमीश से इंस्पायर्ड था और वो भी अमीश की तरह दिन रात मेहनत करना चाहता था ताकि अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सके। परंतु अटल अपने लिए अलग जगह कमरा लेना चाहता था ताकि अकेले में रहकर वो पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर सके और अमीश के डिस्टर्बेंस का कारण भी न बने। अब शहर में अपने साथी के लिए कमरा दिलवाने की परंपरा को भला अमीश कैसे तोड़ सकता था। दोनों कमरे की तलाश में दोनों केशवपुरा के मेन रोड तक पहुँचे कि कर हर मैदान फतेह के बोल की घंटी के साथ अमीश का फ़ोन बजने लगा। हाँ सर, क्या हाल है, किधर? अच्छा, आता हूँ, चलो, कहकर अमीश ने फ़ोन पैंट की जेब में रख लिया। ले चल भाई, पहले एक दोस्त से मिल लेते हैं, फिर देख लेंगे कमरा तो ढूंढने के काम को बीच में रोककर अमीश उसे अपने किसी दोस्त से मिलवाने के लिए ले जाने लगा जबकि अटल तो चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी वो अपने कमरे में सेटल हो जाए ताकि उसकी दिनचर्या बन जाए। क्योंकि अटल भी अपनी सरकारी नौकरी के व्यक्तित्व और पारिवारिक महत्व से भली भांति परिचित था और कुछ विशेष चिंतन के बाद ही अटल ने कोटा की सर जमीन पर अपने कदम रखे थे। इसलिए अटल का मन अस्थिर हुआ जा रहा था, परंतु अपने लक्ष्यों को पाने के बारे में अत्यधिक उत्तेजना और सब कुछ एक साथ ही कर देने का भाव अक्सर अंत में निराश कर देता है। करना तो सब चाहते हैं पर सब थोड़ी ना कर पाते हैं। सिर्फ सोचना, उसके लिए उत्तेजित होना आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले लक्ष्य को समझना पड़ता है, वास्तविक लक्ष्य का अध्ययन करना पड़ता है, दूसरों के अनुभवों का व्यावहारिक प्रयोग करना पड़ता है, स्वयं के सार्थक प्रयत्न के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ता है, फिर मेहनत करनी है प्रयासों से जिसका सफलता में सर्वाधिक योगदान है। और अगर पहली बार में असफल हो जाओ तो धैर्य रखना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में हुए किसी भी तरह के नुकसान के लिए पूर्व से ही तैयार रहना पड़ता है।
कई तरह के जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। हर असफलता के बाद पुनः प्रयास जारी रखना पड़ता है। बार बार प्रयास के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है तो प्लान बी भी रखना पड़ता है। इस तरह के घटनाक्रम जीवन के विभिन्न पड़ाव में होते हैं, विभिन्न तरह के कार्यों में होते हैं। इस प्रक्रिया को व्यक्ति अपने समाहित कर ले, वही उचित रहेगा और वही सार्थक जीवन जी पाएगा। एक पल्सर 150 2016 मॉडल बहुत नज़दीक आकर रुकी, जिस पर सिर्फ एक लड़का था। चलो बैठो, ये दोस्त। लोकेश ने अटल के बारे में जानना चाहा। ये मेरा दोस्त है अटल, अमीश बोला। लोकेश मीणा कोटा जिले के इटावा कस्बे के पास गणेशगंज के गांव का रहने वाला था। लोकेश को किसान पिता ने 10वीं में 77% परिणाम देने के बाद इंजीनियर बनाने की ठान ली। 12वीं में 83% के साथ लोकेश ने अपने गांव और माता पिता का नाम रोशन किया, लेकिन उसी वर्ष दिए IIT के एंट्रेंस टेस्ट में उसका चयन नहीं हो पाया। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण पिता ने लोकेश को IIT की कोचिंग में कर्जा लेकर दाखिला करवा दिया। लोकेश ने साल भर दिन रात करके तैयारी की, लेकिन परीक्षा में महीने भर पहले ही उसके पिता ने अज्ञात वजह से खेत के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर दी। और तैयारी को प्रांगण बनाने वाले दिनों में 17 साल के लोकेश के सर से पिता का साया उठ गया। और इस तरह शुरू हुए लोकेश के हंसी खुशी के दिनों में वो दर्दनाक दिन। लोकेश ने परीक्षा तो दी, लेकिन वो सदमे से बाहर नहीं आ सका और परिणाम निराशाजनक रहा। उसके बाद लोकेश ने कोटा छोड़ दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी, लेकिन अपनी माँ के विश्वास दिलाने से 6 महीने के अंतराल के बाद लोकेश फिर से कोटा आया। किसी ने सच कहा है कि टूटे बटन से लेके टूटे आत्मविश्वास को जोड़ना माओ को बहुत अच्छे से आता है। लोकेश कोटा तो आ गया, लेकिन अब वो बीटेक या BSc के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था। अंत में उसने ITI कर ली। इस तरह लोकेश के वक्त और हालात दोनों बदल गए। जो लड़का अभी पिछले साल ही IIT रुड़की और IIT खड़गपुर जाने के लिए तैयार था, गूगल जैसी कंपनी में जाने के सपने देख रहा था, वो आज ITI कर रहा था, वो भी डीजल से। जीवन सच में अप्रत्याशित है। मनुष्य के बस में सिर्फ अपने कर्म है, उसका फल नहीं। प्रशांत मिश्रा जी ने कितनी सही बात कही है। कभी कभी व्यक्ति उस सीढ़ी से फिसल जाता है जिसके ठीक बाद सीधा छत आने वाली होती है। लोकेश के ITI का डिप्लोमा और BA की डिग्री पूरी होने के बाद सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने लग गए। इसी बीच आर्थिक तंगी के कारण परेशानियां आने लगीं तो मिशन क्लासेस कोटा में रीजनिंग पढ़ाने की जॉब करने लगा। इस जॉब से वो अच्छा खासा कमा लेता, लेकिन उसे जॉब और नौकरी के बीच का अंतर मालूम था। लोकेश लगातार सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाएं देता रहा, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली थी। कुछ महीने पहले ही लोको पायलट की लिखित परीक्षा में पास होने के बाद साइको टेस्ट दिया तो, लेकिन उसका परिणाम आने से पहले ही लोकेश की मामा ने उसकी नौकरी लगने की खबरें फैलाकर शादी संपन्न करा दी। और 3 महीने गांव में रहने के बाद लोकेश आज फिर से कोटा में घूमने आया था। बाइक चाय की दुकान पर रुकी। वहाँ लाल और काली टी-शर्ट पहने 2 लड़के पहले से ही लोकेश के इंतज़ार में थे। किसकी तैयारी कर रहे हो ब्रदर? लाल टी-शर्ट वाले ने अमीश से पूछा। ज़्यादा कुछ खास नहीं, ऐसे ही सब कंपटीशन लेते हैं। अमीश के इस जवाब से लोकेश मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था अमीश हर किसी को नहीं बताता कि वो RAS की तैयारी करता है, क्योंकि RAS के तथाकथित भावी SDM इतने हो गए हैं कि सिलेबस तक याद नहीं रख पाने वाले भी RAS की तैयारी करते हैं, जबकि वास्तविकता में उनसे BEd में मनचाहा कॉलेज मिलने जितने नंबर नहीं आ सकते। इस वजह से आजकल अगर कोई कहता है कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ या स्टेट PCS की तैयारी कर रहा हूँ तो लोग उन पर अन्याय से ही हंसने लगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करने वाले 70% लोग सिर्फ हवाबाजी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि इधर तैयारी करने वाले को भी ग्राम पंचायत के वार्ड पंच
जितनी इज्जत तो मिल ही जाती है। साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की बायो में लिखने का अलग भौकाल है। आप रात में पढ़ा करो, दिन का याद कम होता है। काली टी शर्ट वाले की इस बात से अटल तो जैसे एकदम सहमत हो चुका था कि यार ये भी ठीक है, दिन में घूमो और रात में एक साथ ही जितना पढ़ना है पढ़ डालो, तो फिर नौकरी लगने से कोई रोकने वाला ही नहीं। लौके से सुने जा रहा था, हाँ यार, पर मुझसे नहीं हो पाती इतनी, जैसी हो पाती है कर लेता हूँ। आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो? जवाब देते हुए अमीश ने धीरज धारण करते हुए पूछा। दोनों ही राजस्थान पुलिस की, और हम दोनों का ही हो जाएगा। अभी सिर्फ 21 साल के हैं और कम उम्र में ही लग जाएंगे, लाल टी शर्ट वाला गर्व से बोला। कंपटीशन एग्ज़ाम की फील्ड में नए आए लोगों को लगता है कि ये तो एक बार में ही कर लूँगा, लेकिन कब ये अगली बार तो ज़रूर करूँगा से अब नहीं होगा बन जाता है, पता नहीं चलता। अरे यार, इसको क्या सिखा रहे हो तुम? ये तो सब सिखाया है। तुम जहाँ पढ़ते हो ना, उनको भी पढ़ा सकता है ये तो, लोकेश ने मुस्कुराकर कहा। अरे नहीं, अमीश कहता उससे ही छोटू चाय लेकर आ चुका था। दो छोटी एडवांस देना, लाल टी शर्ट वाले ने सिगरेट मांगी। दोनों टी शर्ट वाले अलग अलग सिगरेट के साथ एक तरह कस खींच कर लगे जैसे तो लवाशना से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अटल ने पॉइंट नोट कर लिया था कि जब कल रात को मासा और गुप्ता सिगरेट पी रहे थे तब उनमें इतनी गंभीरता नहीं थी। इसका मतलब वो रेगुलर कस्टमर नहीं थे, जबकि ये दोनों परिपक्व अवस्था पर पहुंच चुके हैं। चाय पीकर कस लेने के बाद सिगरेट को लोकेश की तरफ सर्व कर दिया। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन शायद उनके स्वास्थ्य के लिए जो इसका सेवन नहीं करता। अब तो युवाओं के बीच ये भी प्रचलन में है कि जो जितनी महंगी सिगरेट पिएगा उसका सोशल स्टेटस उतना ही ऊंचा हो जाएगा, जैसे तो अकबर के दरबारी मनसबदार हों। इसलिए अकेले में 30 नंबर बीड़ी पीने वाले छपरी भी पब्लिक में बड़ी गोल्ड फ्लैग के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बहरहाल ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है जो बुरी से बुरी चीज़ों और घटनाओं के भी सकारात्मक पक्ष बता देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हत्या के आरोपी को नामी वकील मोटी फीस के लिए अपनी चतुराई से बेगुनाह साबित कर देता है। कितनी देर से इंतज़ार में थे, चाय तो पी ही ली हमने। कानपुरिया के पहुँचते ही लोकेश बोला, अबे तो का हम एक्सप्रेस ट्रेन है, हम तो सेठ कनपुरिया हैं, जब मन करेगा तब प्रकट हो जाएंगे। और बड़े भैया, इंतज़ार तो प्रेमिका के लिए किया जाता है। हम कोई समोसे के साथ चटनी है का जो टाइम से हाजिर हो जाए, और ना हम सूर्यदेव हैं जो रोज़ एक ही टाइम पे निकलें। ठाठ से आए हैं, यही बहुत है। कनपुरिया ने एक ही साथ में सारी बात उगल दी। अटल समेत सब कनपुरिया की शानदार एंट्री को महसूस कर रहे थे, जैसे तो कोटा नगर निगम का महापौर उनके पास आकर समस्या निवारण की बात कर रहा हो। दूसरी बार चाय फिर से सबको दे दी गई, लेकिन लोकेश इस बार थोड़ा नाखुश था क्योंकि सारा बिल उसे ही चुकाना था। आज की इस बैठक का आयोजक भी वही था। कानपुरिया ने जैसे ही अपनी जेब से गोल्ड फ्लैग का पैकेट निकाला, अटल देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हर लड़का सिगरेट क्यों पी रहा है, जबकि सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ उठाई गिरे टाइप के लड़के हों। आम से लेकर खास तक, यहाँ तक कि भावी प्रशासनिक अधिकारी भी जैसे तो परीक्षा में सफल होने के लिए सिगरेट पीना अनिवार्य शर्त है। भैया, आप लोगों का पेटिस तैयार है, चाय वाले छोटू ने आवाज़ लगाई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि पेटिस किसने मंगाया है, क्योंकि जब 2-4 लोग एक चाय की टपरी पर इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ चाय और सिगरेट का ही ऑर्डर दिया जाता है, पेटिस जैसे तुलनात्मक रूप से महंगी चीज़ों के नहीं। लाल काली टी शर्ट ने अपने पेटिस उठाए कि लोकेश का दिमाग घूम गया, क्योंकि उसके फ़ोन पे के SBI अकाउंट में सिर्फ 124 रुपये ही पड़े थे। अरे अभी क्या पेटिस खाएंगे, खाना खाया ही था। लोकेश ने खुद का बचाव करते हुए कहा, अरे भैया, सबके लिए पेटिस
धर दूँ। हमका तो लग रहा पेट में चूहा नहीं, पूरा अखाड़ा बन के पहलवानी कर रही है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। भूख से हालत भटूरे जैसन फूल रही है। कनपुरिया ने हंसते हुए सभी के लिए प्रैक्टिस का ऑर्डर दे दिया। लोकेश चुनते था, लेकिन उसे थोड़ा विश्वास था कि मेरे पैसे देने का नंबर शायद ही आए। कनपुरिया का कॉल उठाते हुए थोड़ा साइड में चला गया। कनपुरिया को एक कॉल उठाते ही साइड में चला गया। जब सब लोग बड़े चाव से पैटीज खा रहे थे, तभी कनपुरिया ने आकर कहा, अभी बड़ा कांड हुई गवा बे। हॉस्टल में एक लड़की लोग कौन घुसवाया। बड़े भैया बाद में मिली है, और कहकर बाइक में बैठ गए। कैसूपुरा चौराहे की तरफ जा रहे हो तो ले चलो, काली टी शर्ट वाले ने कनपुरिया से कहा, और वो दोनों भी कनपुरिया के साथ बैठ इधर कांड करके निकल लिए। इसके बाद भी तीनों आपस में बातें करते रहे, क्योंकि लोकेश इंतज़ार कर रहा था कि कोई आगे से ही पैसे दे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो लोकेश उठा और अपने फ़ोन को उठाते हुए, कितने हुए भैया कहते हुए दीवार पर चिपकी हुई फ़ोन के QR कोड की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और इंतज़ार करने लगा कि उसे कोई रोक ले और कहे कि आज का बिल को भरेंगे। अरे लोकेश भाई, क्या कर रहे हो? मैं दे देता हूँ। आज तो आपकी तरफ से तो पूरी पार्टी है जब आपका रिजल्ट आएगा, कहते हुए अमीश बिना मन से आगे बढ़ा। लेकिन अमीश किसी भी हालत में पैसे देने के मूड में नहीं था, ना ही पैसे लेकर आया था। लोकेश को इसी समय की तलाश थी, और अमीश की बात सुनकर थोड़ा आराम महसूस किया, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए उसे कहना पड़ा, कैसी बात कर रहा है तू? छोटा भाई है मेरा, मैं ही दूंगा। कितने डालने हैं? 180। दुकान पर खड़े अंकल ने कहा, मुझे मालूम है आप थोड़ी मानोगे, पर अगली बार मैं ही दूंगा, कहते हुए अमीश नीचे बैठ गया। अमीश अपनी बात से अच्छा महसूस कर रहा था, और उसे ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से निकलना बखूबी आता था। अगर नहीं आता तो उसका ड्रीम बोर्ड में पढ़ना ही संशय के घेरे में आ जाता। अमीश के एकदम से बैठ जाने से लोकेश की माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि अब पैसे उसे ही देने थे। फ़ोन पे के QR कोड के पास खड़ा था। फ़ोन पे खुला हुआ था, होगा जो देखा जाएगा, सोचते हुए QR कोड स्कैन करके 180 रुपये डालते हुए पासवर्ड डालकर कन्फर्म कर दिया। लेकिन फ़ोन पे का जवाब वही आना था, द मनी इन योर अकाउंट इज़ नॉट इनफ फॉर दिस पेमेंट, चेक अकाउंट बैलेंस एंड ट्राई अगेन। यार पता नहीं क्या हो रहा है, पैसे डल ही नहीं रहे हैं, दोबारा ट्राई करता हूँ, कहते हुए बिना फ़ोन को दबाए लोकेश दोबारा वही प्रोसेस करने लगा। लोकेश के इस जवाब ने एक बार फिर अमीश के सामने चिंता की लकीर खींच दी। अमीश, तेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरे फ़ोन से नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, कहते हुए लोकेश ने जगह छोड़ दी। अब कुछ नहीं होगा सिवा बेइज्जती के, सिर्फ एक ही रास्ता है, सोचते हुए मेरे हिसाब से आज बैंक का सर्वर डाउन चल रहा है। अटल, तू अपने पास से कैश कर दे, फिर रूम पर पहुंचकर दे दूँगा। मैं कैश भूल गया आज, कहकर उसने भी अपनी सुरक्षा कर ली, और अब सारी जिम्मेदारी अटल के कंधों पर आ गई, जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सारे पैसे उसे देने पड़ेंगे। दुखी मन से उठा, अपने पास से 200 के नोट दिए, जिसके बदले में 20 रुपये रखकर चुपचाप सारी घटना पर खेद प्रकट करते हुए अपनी जगह आकर बैठ गया। तो आंतरिक आघात था अटल के लिए। अमीश के कहने पर लोकेश ने दोनों को ही उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां से बिठा कर ले गए। लोकेश के निकल जाने के बाद दोनों कमरे की तलाश में पैदल आगे बढ़ गए। धूप बहुत हो गई थी, इस भारी गर्मी में कैसे कमरा ढूंढे, अटल ने परेशान होकर कहा। देख, धूप तो ऐसे ही रहेगी, और ये सहन करना भी ज़रूरी है। जिसको यहाँ की सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप सहन नहीं हो सकती, उसके लिए नहीं बना है कोटा। ये मुसीबतें तो सिर्फ सांकेतिक हैं, कुछ वास्तविक रुकावटें भी आएंगी, और उस
पल लगेगा कि सब छोड़ छाड़ के चलते हैं गाँव। अगर तक उस वक्त तक सहन कर लिया तो फिर आपका जीतना तय है। ज्ञानी पुरुष की तरह अमीश ने रात को देखी इंस्टाग्राम रील की बातें टल के सामने बड़े सुलझे हुए विद्वान के स्वर में उड़ेल दी। मैं कुछ नहीं जानना चाहता कि किसी चीज़ के बारे में, बस इतना मालूम है कि मुझे नौकरी लगना है जल्दी से जल्दी। आंखों में चमक लिए मुट्ठी पीछे सीधा तानकर आत्मविश्वास से ओत-प्रोत अटल बोला। ग्रामीण परिवेश में जहाँ सरकारी नौकरी का स्तर आज भी पैसे कमाने से अधिक है, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि नौकरी कौन सी है। वहाँ यह देखा जाता है कि सरकारी नौकरी है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसे कैसे प्राप्त किया जाए। सरकारी नौकरी अब स्टेटस का परिचय बन गया है, जो राजा महाराजा की तरह के जीवन से सक्षमता रखता है। जिसके घर में एक नौकर है उसे समाज छोटे मोटे जागीरदार के रूप में देखता है। जिसके घर में दो या तीन है, उनकी गिनती तो बड़े जागीरदारों में आती है। और अगर परिवार में 2-3 बड़े बड़े पदों वाली नौकरियां मिल जाएं तो समाज उस घर को राज दरबार मान कर सम्मान देते हैं। हालांकि वर्तमान में सोशल मीडिया में कुछ ऐसे जीवों को भी देखा गया है जिनके पास खाने कमाने का कोई साधन हो या ना हो, लेकिन फेसबुक पर पोस्ट मिलते हैं, हमारी क्या बराबरी करोगे, हम नौकरी करने वाले गुलाम नहीं, नौकरी देने वाले सुल्तान हैं। जैसे तो मोहम्मद सहारनपुरा की बुआ की बेटी की नंद का लड़का हो। पर मालूम कैसे चलेगा कि इनको कमरा किराए पर देना है। भोलेपन के साथ अटल ने कहा, गांव से पहली बार आकर किराए से कमरा ढूंढने वाले ऐसे ही होते हैं। छात्रों को इतने सारे नए विकल्प क्रियाकलापों से गुजरना पड़ता है जो सच में इससे पहले कभी गांव में उनके जहन में भी नहीं आते होंगे। कभी कभी मालूम भी नहीं चल पाता है कि किस जगह किस तरीके का सलीका रखना है और किस जगह कौन से निर्देशों का पालन जरूरी है। गांव और शहर के जीवन में भिन्नताएं तो हैं, लेकिन दोनों की तुलना करके किसी एक जगह के जीवन को श्रेष्ठ बताना उचित नहीं है। हालांकि तुलना में कुछ कारकों के मध्यस्थता रखी जाए तो निस्संदेह दोनों जगहों का जीवन अलग अलग मायनों में श्रेष्ठ नजर आता है। शुरुआत में ही देहाती जीवन व्यापन करने वाले व्यक्ति के रहन सहन, चाल चलन, भाषा, बोली में निस्संदेह देहातीपन नजर आएगा, लेकिन देहातीपन को तुलनात्मक रूप से निम्न जीवन शैली मानना भी एक तरह से अज्ञानता का परिचय है। सरल साधारण दिखने वाली चीज़ें गुणवत्ता में कमजोर हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं। अक्सर सुनने को मिल भी जाता है कि गांव के लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं, औसतन तौर पर कम शिक्षित होते हैं, भोलेपन का भंडार होते हैं, प्रत्येक कार्य को फूक कर करते हैं और रिस्क नहीं लेते। ये सभी बातें सत्य तो हैं, लेकिन इसके पीछे के मूल भाव को लोग समझ नहीं पाते। गांव में कोई नया व्यक्ति जाता है तो उसको सुना जाता है, जबकि शहर में जाने वाले देहाती को बोलने तक का अवसर नहीं मिल पाता। गांव में जीवन की सुरक्षा को केंद्र में रखकर इस बात का बखूबी ध्यान रखा जाता है कि जीवन चाहे साधारण रहे, कम भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, पर भौतिक सुखों की प्राप्ति में ऐसा ना हो जाए कि बचे हुए जीवन को और अधिक परेशानियों में उलझा दें। शहरों में जाने वाले छात्र का स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन अटल जैसे लड़के शहरों को पूरा जानकर भी अनजान थे। बहुत सी चीज़ों से सिर्फ आधा जीवन का सादा खाना, सादा रहन सहन और कपड़े, यही सारी बातें सम्मिलित रूप से अटल को शहर से 2 दशक पुराना कर देती हैं। हालांकि सादा का मतलब पुराना नहीं होता। सोशल मीडिया के आने से सारी चीज़ों की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता। इसलिए अटल अभी पुराना ही था, पुराना लगे भी क्यों ना। किसी 50 साल पुराने व्यक्ति ने आजीवन
बिजली देखे हैं तो किसी ने 8वीं पास कर लेने के बाद घर में बल्ब जला हुआ देखा है, किसी ने सुबह के नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स और आमलेट खाए तो किसी ने रात की बासी रोटी दूध में चूर करके। ये तथाकथित सभ्य और गंवार वाला अंतर का खेल तो यहीं से शुरू होता है। बच्चों के दिलो दिमाग में और फिर से अंतर आजीवन रहता है। एक लकीर खींचती जाती है, छोटी उम्र में ही ऐसी खाई बन जाती है जिसे सरकारें अथक प्रयास के बावजूद भी पाट नहीं पाती। लगातार 1 घंटे तक गलियों में घूमकर थक जाने के बाद अटल बोला, किराए से देते भी हैं या नहीं? अरे दादा, ये जितने भी मकान दिख रहे हैं ना, सबने किराए से दे रखे हैं। इस पूरे एरिया में शायद ही कोई मकान ऐसा होगा जिसमें किराएदार नहीं रहते हों। लंबी सांसें लेकर अमीर रुमाल से चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोला। अटल को मैं एहसास होने लगा था कि ये काम जितना आसान सोचा था उतना है नहीं। इसलिए ही तो छात्र अपने पुराने और कम सुविधा वाले कमरे को भी नहीं बदलते, क्योंकि पहले से ज़्यादा बेहतर सुविधा युक्त कमरा मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी सुनहरे भविष्य की तलाश में वर्तमान भी नष्ट हो जाता है। अरे देख वो अटल ने बड़े से 3 मंजिल मकान के बाहर टू लेट का बोर्ड देखकर कहा। नहीं, वहाँ कमरा लेना अपने बस का नहीं है। एक कमरे का किराया 8-10 हज़ार से कम नहीं बताएंगे। मकान की डिज़ाइन और अटल की हैसियत दोनों के अतिरिक्त तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात अमीश ने खुद अनुभवों के आधार पर कहा। दोनों पैदल अब तक 8-10 गलियों में घूम चुके थे। पसीने लथपथ होकर हार मानने के मुहाने पर खड़े थे। कमीज टपक रही थी, माथे पर सिकन की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही थीं। अमीश थक चुका था, लेकिन हार मानना उसके अहम पर चोट लगना जैसा था। और दूसरी बात कि ये काम उसे ही करना था, चाहे वो कमरा आज ढूंढ ले या 10 दिन घूमते रहे। समय अधिक लगना अमीश के लिए अच्छी खबर नहीं थी। अटल भी थक चुका था, क्योंकि वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि यह कार्य इतना मशक्क़त भरा होगा। ऊपर से गर्मी की मार उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। अटल मन मानकर कोटा आया था कि बिना किसी तरह की औपचारिकता के पहले ही दिन से मैं अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करने लग जाऊंगा, और जब तक मैं अपनी सफलता हासिल न कर लूँ तब तक रुकूंगा नहीं। लेकिन अब अटल के मन में प्रश्न चिन्ह उठने लगा कि कमरा मिला भी या नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, कब मैं पढ़ने लगूंगा। यही सब सोचते सोचते दोनों आगे बढ़ गए। यार, थक गए हैं, अभी तो वापस चलते हैं, अटल ने हार मानते हुए कहा। अमीश भी यही चाहता था। फिलहाल दोनों अमीश के कमरे में लौट आए। कमरे में आते ही अमीश ने कूलर को चालू कर दिया, जिससे कमरे में ठंडी हवा का प्रवेश हुआ। अटल अपनी टी-शर्ट खोलकर कूलर के सामने जाकर खड़ा हो गया। आहा, जन्नत मिल गई इस कमरे में सच में। यार, अटल तपती गर्मी के बाद एक शारीरिक सुखद अनुभव लेते हुए बोला। जोर से हंसता हुआ अमीश बोल पड़ा। अच्छा, तो महाराज ये कमरा पसंद आ गया ना? ठीक है, फिर इसी कमरे में रह लेना। अब कमरा ढूंढने की मत कहना, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। अटल अभी कोई जवाब देकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर में ही ठंडी हवा के चलने और दिन भर घूमने से नींद आ गई। लाइट के चले जाने से कूलर पंखे बंद थे। पूरे कमरे में गर्मी की दहशत फैली हुई थी। फिर भी बगल में सिर्फ चड्डी पहने अमीश इस कदर सोया हुआ था जैसे जहांगीर को राजपाट संभालकर अकबर ने अपने रंग महल के मखमली बिस्तरों पर 16 डिग्री टेम्परेचर पर एयर कंडीशनर चालू कर दिया हो। अटल गोली चलने की आवाज़ से उठ खड़ा हुआ। उठने के बाद अटल की 150 की गति से धक धक करती हुई हृदय की धड़कनों की गति कम होने लगी, क्योंकि कमरे में आतंकवादी नहीं बल्कि कोई दरवाजे को बजा रहा था। अटल ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक 20 बरस की लड़की काले रंग का सलवार सूट पहने सामने खड़ी थी।
अटल इस तरह एकदम से इतने करीब किसी लड़की को खड़ा पाकर अपने होश आवाज़ गवा बैठा और कुछ बोल भी नहीं पाया, ना ही पूछ पाया कि वो कौन है और इधर क्यों आई है। साथ में भूल गया कि उसके पीछे पलंग पर अमीश नाम की फिल्म निर्वस्त्र पड़ी है। दरवाज़ा खुलते ही लड़की का ध्यान पलंग पर गया, जहाँ का नज़ारा देखकर हंसते हुए वो लड़की पीछे मुड़कर पास वाले कमरे में चली गई। अटल मन ही मन खुश तो हुआ, क्योंकि जीवन में पहली बार कोई लड़की उसके सामने उसकी तरफ देखकर हंसी होगी। हालांकि ये भी गलतफहमी थी, क्योंकि वो अटल को देखकर नहीं हंसी थी, वो तो अमीश के निर्वस्त्रासुर के अवतार को देखकर हंसी थी। कुछ देर कुर्सी में बैठकर इस घटना के एक्शन रिप्ले देखने से अटल को एहसास हुआ कि वो उसे देखकर नहीं, इसको देखकर हंस रही थी, और मन ही मन अटल को शर्म आने लगी। अटल ने अपना फ़ोन देखा तो मालूम चला 6:30 हो चुके हैं। अटल हाथ मुँह धोकर आया तो देखा अमीश भी पलंग पर लेटे हुए अपने फ़ोन को चला रहा था। मुझे जगाया तो नहीं, बहुत लेट हो गया, अमीश ने आंखें मलते हुए कहा। मैं भी अभी ही उठा हूँ, अटल ने बस इतना ही कहा। लड़की ने आवाज़ अमीश को जिस स्थिति में देखा उसके बाद अमीश को बताना उचित नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शांति के बीच महाभारत शुरू हो जाए। ओ सेठ यार, आज तो पानी भरा ही नहीं, पता नहीं नल आ भी रहा होगा या चला गया होगा, कहते हुए अमीश मटकी को उठाकर बाथरूम की तरफ जल्दबाजी से भागा। अटल अब समझ गया कि वो लड़की शायद पानी भरने को कहने आई होगी। कुछ देर बाद फिर से कमरा ढूंढने निकल गए, लेकिन आज अटल के हिस्से में कमरा नहीं आया, और अंत में निराश वापस लौट आए और खाना बनाकर खाकर बिना ज़्यादा चर्चा किए सो गए। कमरा ढूंढने का आज दूसरा दिन था। मकान के बाहर टू लेट का बोर्ड देखकर बेल बजाई तो एक आदमी घर से बाहर निकला। क्या करते हो, कौन रहोगे, कहाँ से आए हो, क्या पढ़ते हो, पूछने के बाद देखो, अगर यहाँ रहना है तो कोई दोस्त नहीं आएंगे, खाना पीना बिल्कुल नहीं चलेगा, रात को 10 बजे गेट के लॉक लग जाएंगे, अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी देनी पड़ेगी और किराया एडवांस ही देना पड़ेगा, कहते हुए अपनी सारी शर्तें एक बार गिना। अटल के पास विकल्प न होने से हाँ में सर हिलाते हुए कमरे तक गए। अंदर का कमरा था। कमरा दोनों को पसंद आया। अटल ने मन कर्म वचन से उस कमरे को अपना मान लिया था। पलंग कहाँ रखना है, किताबें कहाँ रखनी है वगैरह सारी चीज़ों के लिए अटल ने मन में पुलाव बना लिए थे, लेकिन ताश के पत्तों से बनाया उसका ये महल इतनी जल्दी गिर जाएगा उसने सोचा नहीं था। अंकल जी, किराया कितना है? अटल की उत्सुकता किराया जानने की थी तो पूछ लिया। किराया? अच्छा, पहले ये बताओ खाना तो नहीं बनाएगा ना? बनाऊंगा। नहीं, हाँ, खाना बनाने को नहीं देते, हम खाना बनाने को नहीं देते कहकर हम खाना बनाने वालों को नहीं देते कहकर वो आदमी कमरे को वापस बंद करके बाहर आ गया। अटल को खाना बनाना भी अपनी बेइज्जती लगा। खाना नहीं बनाने देते तो फिर खाएंगे क्या? अटल ने मकान के बाहर आकर अमीश से सवाल किया। यही कोटा है भैया, जहाँ सबका काटा जाता है बिना चाकू छुरी के ही, अमीश ने हंसते हुए जवाब दिया। जब ही मैं सोचूं अपना देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। सब लोगों को अपनी अपनी चिंताएं हैं, देश की और देश के लोगों की नहीं। अटल ने अंकल की बात को अपने अहम पर लेते हुए उसे राष्ट्रीय समस्या का रूप दे दिया। अब तो ऐसा लग रहा जैसे कमरा नहीं, धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढ रहे हो, अटल ने मुस्कुराते हुए कहा। तू तो बड़े बाप की औलाद हो रहा है, तुझे तो किचन भी चाहिए, कमरा भी होटल जैसा हो, बाहर लुगाइयाँ भी बैठी ना रहें, क्यों नहीं बैठी रहेंगी? उनके बाप का मकान है, अमीश ने गुस्सा करते हुए कहा। अटल कुछ नहीं बोला, पर धीरे धीरे स्वयं की अनअपेक्षित उच्च आकांक्षाओं को समझ रहा था। बाहर बाश में सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, हमें समझौता करना ही पड़ता है। अटल समझ गए थे कि घर जैसा स्वर्ग दुनिया में कहीं और तो नहीं है। ठीक है, सिंगल कमरा ही ले लूँगा, पर अभी तो भूख लग रही है, कुछ खाकर कमरे में चलते हैं, फिर शाम को एक बार फिर ढूंढेंगे, अगर कमरा मिल जाएगा तो ठीक, वरना तेरे साइड वाला
कमरा ले लूँगा, अटल ने मुँह बनाते हुए कहा। भूख ज़्यादा थी और खाना बनाने का इंतज़ार नहीं हो पाता, इसलिए दोनों ने खड़ी कचौड़ी खाकर पेट भर लिया और सीधे अपने कमरे की तरफ लौट आए। आते ही अमीश बिना कुछ बोले अपने टेबल में बैठकर पढ़ने लगा। अटल ने देखा कि उसके फ़ोन पर उसके पिताजी की 2 मिस कॉल पड़ी हैं। अटल ने तुरंत ही कॉल बैक करना ठीक समझा। हाँ बेटा, क्या कर रहा है? उधर माँ की आवाज़ थी। कुछ नहीं मम्मी, बस बैठा हूँ। बैठा ही रहता है या पढ़ाई भी करता है? पढ़ता हूँ, अभी ही उठा हूँ पढ़कर, अटल ने माँ की खुशी के लिए कह दिया। यह सुनते ही अमीश मुस्कुराते हुए अटल की तरफ देखने लग गया। हाँ, बस मन लगाकर पढ़ा कर, अच्छे से पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा। हाँ, बस इतना ही कह पाया अटल, क्योंकि उसे यहाँ कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था और वो भी ये जानता है कि ये मुसीबतें आगे और बढ़ने वाली हैं। मुझे दे फ़ोन, तू तो सिर्फ पढ़ने की बातें करती है, जैसे तो एक दिन में ही नौकरी लग जाएगी। टाइम लगता है, अभी तो कल परसों गया ही है। वो अपने गांव का लड़का 7 साल रहा था जयपुर में, तब जाकर पुलिस में भर्ती हुआ था। पिता नरसिंह ने पास में बैठकर अटल से बात कर रही सरोज से कहा। अभी तो जाते ही एकदम से दिन रात मत पढ़ने लग जाना, आराम भी करना, थोड़ा पूरी नींद निकाला कर। नरसिंह ने सरोज से फ़ोन लेकर अटल से कहा। यह सब सुनकर अटल का दिमाग घूम गया था, क्योंकि अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही उससे इस तरह की उम्मीद जुड़ गई और इन उम्मीदों पर उसको खरा उतरना है तो उसे उस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से उस पर भरोसा किया जा रहा है। अटल शर्ट उतारकर पलंग पर लेट गया और थोड़ी देर में कूलर की ठंडी ठंडी हवा होने से नींद आ गई। उठ जाओ महाराज और चाय पी लो, अमीश बोला। चाय पीने के बाद दोनों फिर से निकल पड़े। ये जो सरकारी नौकरी है ना, ये लोगों के संघर्ष की कहानी है और इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य है मन मारना। जो अपने मन को मारने तक का जिगर रखेगा, सफलता उसके पीछे दौड़ती हुई आएगी। गलियों में पैदल घूमते हुए भौहें सिकोड़ कर हाथों के इशारों से अमीश अटल को गंभीर होकर ज्ञान दे रहा था। सरकारी नौकरी जितनी त्याग करवाएगी, करूँगा, हर हद पार करूँगा। मुझे आज कमरा नहीं मिल रहा है दोस्त, लेकिन देख लियो, एक दिन मैंने उधर बसंत विहार में 3 मंजिला कोठी खरीद लेनी है। अटल पूरे जोश के साथ ऊंचे स्वर में बोला, जैसे तो कोई नेता जनता के सामने निर्माण कार्य करवाने की प्रतिज्ञा ले रहा हो। जो संघर्ष है इन गलियों में है, असलियत में वो जीने का संघर्ष है। ऐसा जीने का जो गरिमामय हो। अगर कसा जाए किसी कसौटी में तो उसमें नजर न आए कहीं भी निम्न जीवन स्तर। विस्तार योजना में एक मकान के बाहर टूलेट का बोर्ड देखकर अटल ने फटाक से बेल बजा दी। हाँ बोलो भैया। अंदर से एक महिला बाहर आई। आंटी जी, कमरा लेना है किराए से, मैं अकेला रहूँगा, खाना भी बनाऊँगा। अटल ने एक साथ सारी बात बोल दी, क्योंकि ऐसा ना हो कि पहले की तरह बात आगे बढ़ने के बाद दिल टूटे। क्या नाम है? मेरा अटल। पूरा नाम क्या? अटल बिहारी। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, सिर्फ अटल बिहारी ही है। आप तो ये बताओ, कमरा मिल जाएगा क्या? अटल ने गंभीर मुद्रा में आंतरिक क्रोध धारण कर कहा, क्योंकि उसे पता लग गया था कि ये महिला उसका मजाक उड़ा रही है। कौन सा आदमी? महिला भी गंभीर होकर बोली। तो ऐसा बोलो ना कि ज्योति बताओ। हर सब है हम तो। अमीश ने बीच में ही टोकते हुए कहा। नहीं भैया, हम इन्हें नहीं देते, महिला ने कहते हुए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। आज कमरा नहीं दोगी ना आंटी, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल आपकी बेटी हमारे साथ भाग जाएगी ना, तब कर लीजिएगा सारा आपका हिसाब। वहीं लगाइएगा आपका जोड़ और आपकी विद्या। उस महिला को सुनाते हुए अमीश आगे बढ़ गया। पीछे महिला बढ़वाने आने लगी, लेकिन तब तक दोनों ने गली पार कर ली थी। अरे पर क्यों? जब बोर्ड लगा है, कमरा खाली भी है, किराए पर भी देना है, तो मुझे क्यों नहीं दे सकती कमरा? भोलेपन के देवता अटल ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तू हड़सप है और लोग हड़सप को नीची जाति मानते हैं। ऐसे नीच लोग तथा कथित नीची जातियों को कमरा नहीं देते, बस इस वजह से। अमीश ने कहा। क्या आदमी है साले,
अब सब इनके हिसाब से होगा क्या? जाति क्या है, कुछ भी हो, इनको क्या करना है? मुझे तो सिर्फ इनके कमरे में रहना है, शादी ब्याह थोड़ी करना है कि कोई शक्ल दिखाता है, कोई जाति देखता है, कोई पैसा देखता है। साला कमरा नहीं ढूंढ रहे हैं, कुंडलियाँ मिलवा रहे हैं पंडित से। बाकी कुछ का अलग ही रोना धोना, अदरक लहसुन चाल चलन ठीक रखना, किराया एडवांस लेंगे, आधार कार्ड देना पड़ेगा, लड़कियों को देंगे, फैमिली को देंगे। अब या तो इन सालों को किराएदार नहीं, एक सुंदर लड़की चाहिए जिसको ये दिन भर ताड़ते रहें, या फिर ऐसा किराएदार जो गाय बनकर कर रहे। लड़कों के लिए तो कमरा ही नहीं बनाया है इन्होंने। अब इन जाहिलों के लिए या तो लिंग परिवर्तन करवाओ, साथ में दाढ़ी भी बनवाओ और आकर ले लो मनपसंद कमरा, या फिर घूमते रहो बसंत विहार की विस्तार योजना एक पैदल पैदल इस गर्मी में। और वो फैमिली को देंगे वाला रोना। अरे सालों, गुस्से में परेशान अटल बोलता जा रहा था, क्योंकि उसे अब सही मायनों में शहरों की असलियत का अंदाजा हो रहा था। उधर अमी से इन सब बातों को पहले से ही जानता था, तो सिर्फ अटल की बातों पर मुस्कुरा रहा था। इस तरह आज भी अंधेरा हो चला था, लेकिन कमरा नहीं मिला। फिर वहीं रोज की उदासी छाने लगी। अब वो रोमांस जो नई चीज़ों में होता है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि और चला जाए कमरा ढूंढने के लिए। अब बस दोनों की हालत यह हो गई थी कि आज तो जैसे तैसे अमीश के कमरे तक पहुंच जाएं और जाते ही सो जाएं। इतने में ही अमीश का फ़ोन बजा। कमरा मिला या नहीं, माँ साहब ने पूछा। नहीं मिल रहा, अमीश ने जवाब दिया। वो रहा ना, रामकरण जी मार्ताब का, उसमें खाली है। सच में? फिर तो उससे बढ़िया कहाँ मिलेगा। दोनों गए, बैल बजाई, कमरा देखा, पसंद भी आ गया और 2300 रुपये महीने के किराए के साथ आखिरकार उनको कामयाबी हाथ लग ही गई। सरकारी नौकरी की कठिन यात्रा का एक हिस्सा था अपनी पढ़ाई के लिए एक ठिकाना मिलना। 2 दिन की कोशिशों के बाद जब उसे कमरा मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी खुशी ऐसी थी जैसे उसे तीसरे विश्व युद्ध को जीत लिया हो, जैसे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूरे देश का सरगर्व से ऊंचा कर दिया गया हो। वैसे ही यह केवल एक कमरा नहीं था, बल्कि यह अटल के लिए एक प्रतीक था। उसकी मेहनत की पहली जीत, उसकी पहचान बनाने की दिशा में पहला कदम। यह कमरा उसे कोटा के संघर्ष में पहली बड़ी सफलता का एहसास करवा रहा था, जैसे किसी धुंधले रास्ते पर पहला उजाला दिखाई दे रहा हो। वह इस छोटी सी जीत को अपनी बड़ी यात्रा का हिस्सा मान रहा था। सुबह दोनों कोचिंग के लिए निकल आए। अमीश ने अभ्युदय क्लासेस कोटा का बोर्ड देखकर बाइक रोक दी। अटल अभ्युदय क्लासेस के बाहर आती जाती छात्र छात्राओं की भीड़ देख रहा था। संस्थान के मुख्य दरवाजे को अवरुद्ध कर अटल खड़ा रहा। उसके दिमाग में लगातार कैलकुलेशन चल रही थी। उसको ध्यान ही नहीं रहा कि पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है। वो तो एकटक नज़रों से कोचिंग के बाहर लगे उन पोस्टर्स और होर्डिंग्स को देखे जा रहा था, जो संस्थान की उपलब्धियों का बयान कर रहे थे। जैसे तो फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर लोगों की सूची जारी रखी हो। एक्सक्यूज़ मी, हेलो हेलो, अरे भाई उठो, रास्ता दो, पीछे से किसी लड़की की आवाज़ थी। पर अब तक इस आवाज़ को अटल ने नहीं सुना था, क्योंकि वो तो अपने सपनों में खोया हुआ था। ओ अरे अरे ओ, लड़की ने एक हाथ अटल के कंधे पर रखते हुए अपने लिए रास्ता बनाया और अंदर चली गई। अटल होश में था। अब उसमें था, उस लड़की को देखना चाहा कि, लेकिन वो इतनी जल्दी निकल गई कि अटल उसे देख न सका। अटल ने मन में वो एक जिज्ञासा रह गई। अटल के व्यक्तित्व में भी वही सारे गुण हैं जो आम लड़की में होते हैं। बहरहाल वो अपने आप को नियंत्रित करने की फिराक में था, ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो। लड़की ने क्या कहा ये अटल ने सुना ही नहीं, लेकिन उसके कंधों पर हाथ रखना गजब हो गया था। वो भी किसी लड़की ने पहली बार। अटल अपने मन में ही उसकी तस्वीर बनाने लगा। लेकिन तभी अमीश पहुंच गया। कोचिंग में पोस्टर, बैनर, पंपलेट, होर्डिंग इतने और इस तरह के से आगे लगे होते हैं जैसे तो किसी बेशकीमती हार में हीरे मोती जड़े हों, जो उसकी शोभा दुगनी कर रहे हों। कोचिंग की शोभा को 4 गुना करने के लिए डेस्क पर 2 लड़कियां भी बैठी हुई अपने फ़ोन चला रही थीं, क्योंकि उनके सामने हेल्प लेने के लिए
कोई नहीं बैठा था। दिखने में तो वो इस संस्थान की मालिक लग रही थी, हालांकि थी नहीं। पहली बात तो ये दोनों के सुंदर, साफ और आकर्षक चेहरे थे। दूसरी बात, उनके चेहरे पर पाउडर के कमाल ने निरमा वॉशिंग पाउडर से भी ज़्यादा दूध सी सफ़ेदी ला रखी थी। उनके होठों की तो बात ही क्या करें, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक थी, जैसे तो रेड पेंट कर दिया गया हो। हालांकि इन सबके बीच भी उनकी प्राकृतिक सुंदरता कोई नहीं थी। दाईं साइड में बैठी चश्मे वाली लड़की ने नाक की बाली उसे उसके गाल में बैठी बिना चश्मे वाली लड़की से अलग बना रही थी। उन्हें देखते ही अमीश उनकी तरफ बढ़ा। अटल भी उसी के साथ था, लेकिन वो बस देखता रहा। अमीश के लिए लड़कियां सबको देखने पर समान तरह की प्रतिक्रिया थी, लेकिन अटल के लिए ऐसा नहीं था। अटल लड़कियों के सामने उतना सहज नहीं था जितना लड़कों के साथ था। इस असहजता का कारण था पहले से ऐसे माहौल में न रहना, जहाँ लड़कियां एक काम करते हों। इस असहजता का बड़ा कारण आधुनिकता भी है, जहाँ आपको सुख सुविधाएं परोसने के साथ साथ पुरुष और महिलाओं के संबंध का ज्ञान मुफ्त में कचौरी की चटनी के साथ जैसे मिल जाता है। ऐसा ज्ञान जो पुरुष और महिला में सिर्फ एक ही तरह का संबंध स्थापित करता है। हालांकि ये सब समाज के चाल चलन और तौर तरीके और रीति रिवाज से भी जारी है। स्त्री और पुरुष के संबंध पर समाज में बस बहस ना हो, ये वर्तमान युवा पीढ़ी की इस असहजता का सबसे बड़ा कारण है। गुड मॉर्निंग सर, बैठिए, चश्मे वाली लड़की ने कहा। गुड मॉर्निंग कहते हुए अमीश बैठ गया और उसे देखकर अटल भी बैठ गए। कोचिंग लगानी है मैडम, अमीश बोला। किसकी तैयारी करेंगे सर? चश्मे वाली लड़की ने चेहरे पर आ रही है बालों की सिल्की लटों को कान के पीछे ले जाते हुए फिर से अपनी अदा का जगह बिखेरा। बाल इतने लंबे और खूबसूरत कि किसी परी जैसी लग रही थी। चश्मे वाली लड़की ने सच में किसी शैम्पू के ऐड दिए जा सकते हैं। अटल के लिए इतने करीब का जलवा नहीं जला था। मैं अटल के हकलाते हुए बोला, फिर रुका, फिर बोला, मैं सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करूँगा हिंदी से। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए सामान्यतः 3 तरह के शिक्षक होते हैं। तृतीय श्रेणी के शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं, दूसरी श्रेणी के जो कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाते हैं, और प्रथम श्रेणी के शिक्षक जो 9वीं कक्षा से 12वीं तक पढ़ाते हैं। राजस्थान सरकार विषयवार तीनों स्तरों की परीक्षाएं करवाती है, जिनका पाठ्यक्रम भी अलग अलग होता है। ओके सर, हमारे यहाँ 3 तरह के प्लान हैं। ग्रेड सेकंड ग्रेड प्लान है। प्लान नंबर 1 ऐसा बैच जिसमें आपको 6 महीने के अंदर सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। दूसरा प्लान जिसमें आपको प्लान नंबर 1 को जैसा का तैसा दिया जाएगा, उसके साथ में आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी दिया जाएगा। तीसरा और लास्ट प्लान है गारंटी बैच, जिसमें आपके सिलेक्शन की गारंटी दी जाएगी, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। चश्मे वाली लड़की ने एक से बढ़कर एक फ़ायदे प्लान बता दिए, जैसे तो संस्था वाले समाज सेवा कर रही हूँ। यह वारंटी के चक्कर में मत पड़ और पहले वाले प्लान में एडमिशन करवा ले। अमीश ठहरा। अनुभाविक आदमी तो सही रास्ता बताएगा। आप जैसी इच्छा सर। वैसे एक बार गारंटी मिल जाती तो पैसे कितने भी लगें पर नौकरी मिल ही जाती। चश्मे वाली लड़की ने बॉल पर छक्का लगाने की सोची। आप अपनी खुद की गारंटी ले लो, यहाँ क्यों नौकरी कर रही हो मैडम, अमीश ने कहकर 9 बॉल में चश्मे वाली लड़की को रन आउट कर दिया। आपकी इच्छा सर, गुस्से से तिल मिलाते लाल पीली होकर चश्मे वाली लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि अमीश के प्रहार ने दिल में छेद कर दिया था। चश्मे वाली लड़की के लिए ओजोन परतों में छेद होने की घटना से कम नहीं था। क्या फीस लगेगी मैडम, अटल ने पूछा। देखिए सर, आप हमारा प्लान नंबर 1 लेते हैं तो आपको ओनली 21,000 रुपये जमा कराने हैं, चश्मे वाली लड़की ने जवाब दिया। ओनली? देखिए सर, आप पहले 2 दिन का डेमो लेकर देखिए, आपके लिए 2 दिन फ्री डेमो क्लासेस रहेगी। अगर आपको पसंद आती है तब आप अपनी
फीस जमा करवाएं और तब ही बात कर लेना सर। अटल को मालूम था उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कोचिंग आना ही था। ठीक है मैडम, मैं कल से ज्वाइन कर सकता हूँ ना? अटल ने पूछा। श्योर सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपका डेमो कार्ड बना देती हूँ, आप कल से अगले 2 दिन पूरी क्लासेस ले पाओगे। डेमो कार्ड लेकर दोनों उठकर बाहर निकल आए। ठीक है यार, मुझे तो शानदार लगी कोचिंग। अटल बोला। कोचिंग शानदार लगी है लड़कियाँ? अमीश मुस्कुराकर बोला। हाँ, वो भी ठीक ही है। अटल ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। इनके चक्कर में मत रहना, अगर इनकी मुस्कान पर ध्यान देने लगा ना तो तेरी मुस्कान गायब हो जाएगी, अमीश ने कहा। उधर माँ साहब इन दिनों पूरा मन लगाकर पढ़ रहे थे। तभी माँ साहब को सुनीता का फ़ोन आता है। हाँ, क्या कर रही हो? सुनीता दबी आवाज़ में बोली। कुछ नहीं, बस पढ़ ही रहा था यार। मीरा की तबीयत रात से ही खराब है। क्या हुआ, बुखार आ रहा है क्या? हाँ, रात भर तेज़ बुखार था। अभी सुबह मैंने बुखार उतारने की टैबलेट खिला दी पर बुखार उतर ही नहीं रहा, पूरा शरीर तप रहा है। अच्छा, ज़्यादा ही ख़राब है क्या? हाँ, आप आ जाओ ना, दुखी मन से सुनीता ने माँ साहब से कहा। अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर माँ साहब परेशान हो गए। ऊपर से सुनीता को इस तरह असहाय पाकर माँ साहब एक गहरे दर्द को महसूस कर रहे थे। अरे मैं तो यार अभी आऊँगा फिर वापस यहाँ, पापा को बोला। या नहीं, माँ साहब ने इस तरह कहा जैसे तो उससे ज़्यादा फर्क ना पड़ा हो। यार कभी तो समझा करो आप। पापा यहाँ होते तो मैं आपसे कहती क्या? मुझे मालूम है आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर है, लेकिन ज़रूरी है इसलिए आपसे कहा, दुखी मन से सुनीता बोली। अरे पर तू भी तो समझ, आज नहीं पढ़ूंगा तो फिर कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। किसी को कहता हूँ वो बिठा के ले जाएगा, दिखा आना, मैं पैसे डाल दूंगा। सूखे गले से माँ साहब ने स्वयं को मजबूत करते हुए कहा, वरना मन तो इस स्थिति पर रो देने का था। सुनीता का गला भर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, नौकरी के लिए ही मेहनत कर रहे हो ना, ताकि हम सब खुश रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन जब आपकी बेटी बीमार है तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ कागजों पर आपका परिवार हैं क्या? मार साहब असमंजस में थे, लेकिन उनकी प्राथमिकता नौकरी थी। मार साहब ने रूखे स्वर में कहा, सुनीता, मैं सब कुछ लोगों के लिए कर रहा हूँ, तू समझ क्यों नहीं रही है? मीरा ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन सुनीता की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। जोर से रो पड़ी और बोली, क्या आपकी नौकरी आपकी बेटी की जान से ज़्यादा ज़रूरी है? अगर कुछ हो गया तो तब भी आप अपनी किताबों में सिर गड़ाए रहोगे। मार साहब कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुनीता फिर बोल पड़ी। हाँ, लगो कलेक्टर बन जाओ, परिवार रहेगा तो नौकरी काम आएगी ना, सब मर जाएंगे तो अकेले करते रहना नौकरी। शर्म तो आ नहीं रही होगी मना करते हुए? अरे आपकी बेटी है, आपका परिवार है, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, आपकी नौकरी मैं खुद कर लूँगी अपना काम। इतने सालों से कर रही हूँ। आपकी नौकरी आपको मुबारक। तेज आवाज़ में रोती हुई सुनीता ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। मार साहब के चेहरे की मायूसी उन्हें संसार के सबसे बुरे पिता और पति साबित कर रही थी। भला ये सरकारी नौकरी की चाह कैसे दिन दिखा देती है। आदमी जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता, और जो कर पाता है वो करना नहीं चाहता। सरकारी नौकरी की तैयारी करना समुद्र में बिना ड्राइवर वाले जहाज में बैठने जैसा है। फिर किस्मत आपकी लहरें आपको किनारे तक लाएंगी या बीच में ले जाकर डुबा देंगी। मार साहब के दिमाग में गंभीर मुद्रा में नौकरी, परिवार और लोगों की बातों का इस तरह से चिंतन चल रहा था जैसे तो किसी मूवी को 3 गुना स्पीड में देखना। मार साहब का हाल उन कहानी जैसा था जिसमें आदमी पेड़ पर लटका होता है, जिस डाल पर लटकता है उस पर सांप उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। नीचे पानी होता है, पानी में बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। नीचे गिरेगा तो भी मरेगा और लटकता रहेगा तो भी मरेगा। विश्वास नहीं होता है इस बात पर कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए जीवन को पर दाव दिया जाता है। कितना त्याग, कितनी तपस्या और कितने बलिदान लिख दिए गए हैं विद्यार्थियों के हिस्से। इतने त्याग शायद किसी महत्वाकांक्षी राजा को भी नहीं करने पड़े होंगे चक्रवर्ती बनने के लिए। फिर भी कोई उम्मीद नहीं, कोई भरोसा नहीं, सिर्फ खुद पर विश्वास किए खड़े हैं। आज भी वहीं जहाँ से शुरू किया था। वाह, गजब का झंझट है भाई, अद्भुत।
आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी इस बात पर कि ये सब एक सरकारी नौकरी के लिए किया गया होगा।